अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा कि जो मुल्क का इस वक्त का मौजूदा सियासी मंजरनामा है जिसमें खासी हलचल है, उस पर ज़रा कुछ तफसील से बात की जाए। तहरीक अदम एतमाद और दावे, इस वक्त दावे हैं अपोजिशन के कि उनकी नंबर गेम पूरी है और वो बिल्कुल तैयार हैं, हुकूमत चंद दिनों की मेहमान रह गई है। उसके बाद जो एक अरेंजमेंट अपोजिशन ने किया हुआ है उसने बागदौड़ संभालनी है और मामलात को चलाना है। दूसरी जानब वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब बड़े पुरएतमाद दिखाई दिए। कल बड़ा उन्होंने अपने एक जो उनका रिवायती अंदाज़ है उसी में तकरीर की, जिस तरह से वो अपोजिशन को आड़े हाथों लेते हैं उसी तरह से लिया और बज़ाहिर बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आए। फिर बयानात भी उनकी जानिब से ये आ रहे हैं कि हम अपोजिशन को शिकस्त देंगे, हमारे नंबर्स पूरे हैं। ये दोनों तरफ के दावे हैं। साथ साथ 2023 के इलेक्शन भी जीतने का दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जनाब इमरान खान साहब करते हैं। इस वक्त जो डिसाइसिव पोजीशन में है वो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, अगर कहा जाए तो। लेकिन इसके साथ साथ 10 से 12 MNAs पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनका भी नाम लिया जा रहा है। लेकिन इत्तेहादियों में जो जमात ज़ीरक सियासतदान है, मुस्लिम लीग काफ में चौधरी शुजात साहब हो गए, परवेज़ इलाही साहब हो गए, उन्होंने रात एक बयान दिया और आज एक और बयान दिया, यानी कि वो अपनी पोजीशन वाज़े नहीं कर रहे। गुज़िश्ता हफ्ते तक भी ये बात की जा रही थी कि 24 से 48 घंटे बहुत अहम हैं और इसमें एक ऐलान हो जाएगा और शायद ये हुकूमत की इत्तेहादी जमातें अलल ऐलान वोटिंग से पहले ये कह देंगी कि हम हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं और हम अपोजिशन के साथ हैं और उनको वोट करेंगे। कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, ये ऐलान अब तक नहीं हुआ लेकिन कल चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि हुकूमत ख़तरे में है। इमरान खान साहब की हुकूमत 100% ख़तरे में है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त जो अपोजिशन है वो ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है और ज़्यादा उसके मामलात देर पा हैं। लेकिन आज उन्होंने यू टर्न लिया और कहा कि हम अभी भी हुकूमत का हिस्सा हैं, हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है, यानी कि वो अपनी पोजीशन वाजे नहीं कर रहे। इसी तरह MQM ने भी अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर किसी चीज़ का ऐलान नहीं किया। वज़ीर आज़म साहब ने GDA के अरकान से भी मुलाकात की, बाप पार्टी के लोगों से भी राब्ते में हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें चल रही हैं जहाँ पर अपोजिशन अपनी पूरी एक्सरसाइज कर रही है, वहीं पर हुकूमत भी पुरएतमाद है और बयानात यही दिए जा रहे हैं कि हम अपोजिशन को शिकस्त देंगे। फिर ये कुछ आने वाले चंद दिन बहुत अहम है, 22, 23, 24, जिसमें एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो 23 को शुरा ने दाखिल होना, 23 मार्च को अपोजिशन के शुरा ने, वो अब 25 मार्च को इस्लामाबाद में दाखिल होंगे। फिर हुकूमत ने 28 को वोटिंग करानी है, 27 को एक बहुत जमे गफ़ीर अवाम का डी चौक पर जमा करने की बात की हुई है। तो ये सारी की सारी हैपनिंग्स हैं इस वक्त जो हो रही हैं। नोबडी नोज़ कि एक्चुअली किसके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्ड्स हैं। दे कीपिंग देम क्लोज टू देयर चेस्ट। जब वो उसको शो करेंगे तो फिर ही हतमी तौर पर पता लगेगा कि बाजी कौन जीतता है। मैं चाहूँगा इस सूरत हाल को एनालाइज करें। आज के प्रोग्राम में हम तफसील से गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। यहाँ पर प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अत्तर काज़मी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्जियाकार हैं। इमरान याकूब साहब हमें कुछ ही देर में प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, वो भी सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्जियाकार हैं। ब्रिगेड साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। वो इस वक्त बनता यही है, ज़ाहिर है कोई ये तो नहीं कहेगा कि जी हमारी नंबर गेम पूरी नहीं है या जी हम कमज़ोर हैं, और किसी के पास ये ऑप्शन भी नहीं है। पर किस तरफ पलड़ा भारी नज़र आ रहा है, या कह लीजिए कि हर रोज़ ये सिचुएशन चेंज होती है। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पिछले हफ्ते तक हुकूमत बहुत विकेट पे नज़र आ रही थी और अब इस हफ्ते के आगाज़ से चीज़ें तब्दील होना शुरू हुई और खान साहब ने पर्सनल एफर्ट्स की तो अब हुकूमत मजबूत नज़र आ रही है। आपकी क्या राय होगी? मेरे ख्याल में 26 तारीख तक, अगर 27 को वोटिंग है तो 26 तारीख तक ये इसी तरह मैं और आप चेमी गोइयां करते रहेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये सूरत हाल वाजे नहीं होगी, क्योंकि जो फैसला कुन जो वो है वोट, वो है ये तीन पार्टियों के पास, जो काफ लीग है और MQM है और जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है। अब ये किस तरफ जाते हैं, ये रोजाना के हिसाब से अपने जितने भी ये बयानात हैं आप देख रहे हैं कि वो तब्दील कर रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कल शाम को क्या बयान आया था और आज क्या बयान आया है, बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल्स उधर से आ रहे हैं। तो ये सारी पॉस्चरिंग हो रही है। ये इन पार्टियों के जो 17-18 वोट हैं, वो इनसे सबसे ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे कि कौन उनको एक बेहतर डील देता है और अगले 1.5 साल में वो किससे ज्यादा इस्तेफादा कर सकते हैं।
तो ये अपनी पोजीशन वाजे नहीं करेंगे जब तक ये आखिरी दम तक ना पहुंचे और ये बोलियां लगाएंगे उनके साथ कि जी उन्होंने तो ये ऑफर किया है, फिर वो दूसरों के पास जाएंगे कि उन्होंने तो ये ऑफर किया है। तो इस तरह रेट जो है वो इनके बढ़ते जाएंगे और ये आखिर में फिर फैसला करेंगे कि उन्होंने किस तरफ जाना है, जिधर उनको फायदा नजर आएगा। लेकिन मुझे, अगर मैं मौजूदा हालत में देख रहा हूं, तो मेरे ख्याल में हुकूमत का पलड़ा जो है वो भारी निकल सकता है, क्योंकि हुकूमत के पास ताकत है, जी। वो एक कंटिन्यूटी है। तो वो जो ऑफर कर सकते हैं, जिसमें काफ लीग को जो उनकी मैक्सिमम डिमांड जो लोग कहते हैं कि है, वो ये है कि चीफ मिनिस्टर से चाहते हैं वो अगले 1.5 साल ताकि अपनी पोजीशन पंजाब में मुस्तहकम कर सके। तो वो भी मेरे ख्याल में जो पंजाब हुकूमत है उसमें उन्होंने तब्दीली का इशारा तो पीटीआई ने दे दिया कि इसको हम निपटेंगे जब इधर फेडरल लेवल के ऊपर बातचीत हमारी वो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद उधर जाएंगे। तो हुकूमत, एडवांटेज हुकूमत के पास है। अभी वो किस तरह इस गेम को आगे लेके जाते हैं तो वो आखिर में पता चलेगा। तसादम की मुझे सूरत हाल नजर नहीं आती है, लेकिन क्योंकि मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो कभी ये नहीं चाहिए कि इस्लामाबाद के बिल्कुल दरमियान में जिधर हुकूमत का नर्व सेंटर है वो एक मैदान जंग बन जाए, तो वो तो पाकिस्तान की सालमियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जो बैरूनी दुश्मन हमारे बैठे हुए हैं, अगर हुकूमत मफलूज हो जाती है किसी टाइम के लिए, और ये ऐन मुमकिन है कि ऐसे सूरत हाल में वो मफलूज हो सकती है, तो उसमें फिर हम, अगर हमारी तरफ एक बैरूनी किस्म का खतरा हमारे ऊपर आया, तो उसका हम किस तरह दिफा करेंगे और किस तरह मुल्क को चलाएंगे आगे। राइटली तो मेरे ख्याल में वो ये तो तमाम मुझे तर नजर नहीं चीज़ें आता हैं है इस कि वक्त जिन पर बात हो रही है। अतर काज़मी साहब, बहुत से लोगों का ये मानना है कि अगर वज़ीर आज़म साहब पंजाब के मामले पर उस्मान बुज़दार साहब के नाम पर डटे ना रहते तो शायद ये चीज़ें उनके उतने अगेंस्ट नहीं जाती। और अब कुछ इशारे मिले थे गुज़िश्ता हफ्ते में कि वो तैयार हैं उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील करने के लिए, लेकिन फिर ये पता चला कि शायद अब वो तब्दील करना भी चाहे तो नहीं कर सकते, क्योंकि फिर शायद किसी और को जिसको भी इलेक्ट कराना है वो शायद पंजाब से ना करा पाएँ। तो ये गेम बुनियादी तौर पे पंजाब से शुरू हुई है, इस बात से आप इत्तफाक करेंगे, या जो अपोजिशन का स्ट्रेंथन होना है उसके पीछे जो पंजाब में डटे रहना है खान साहब का बुज़दार साहब के नाम पे, वो एक वजह बनी है बगावत की बहुत सारे लोगों में? देखिए, ऑब्वियसली पार्टी के अंदर कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, इत्तेहादियों को भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, लेकिन जो अपोजिशन पार्टियां आपस में बंदर बांट कर रही हैं, किसी को कह रही हैं कि हम वज़ारत आला दे देंगे, गवर्नरशिप दे देंगे, फलानी शिपिंग की मिनिस्ट्री दे देंगे, तो ये सारी चीजें तो इमरान खान एक वक्त में कर सकते हैं, एक साइन के साथ कर सकते हैं, उनके पास सारे ये इख्तियारात हैं। तो अगर वो इतने डेस्परेट हों तो वो तो ये इनको फौरन ऑफर करके ये सब कुछ हल कर लें। मसला ये है कि हम जो अल्फाज सुनते रहे शुरू में, आपने भी इंट्रो में बताया, ज़ीरक सियासतदान, मंजेवे, कदावर और वो बाशऊर शहरी अवाम के नुमाइंदे, ये सब वो लोग हैं जो अभी तक वाज़े पैगाम ना आने की वजह से एक कदम नहीं उठा सकते। ये हमारे साथ वो फ्रॉड होता रहा कि इस तरह के सियासी बोलों को हमें ये बताया जाता रहा कि ये बड़े कदावर हैं, बड़े मंजे में। ये लोग ड्राइंग रूमों की सियासत करने के आदी हैं, अवामी सियासत ये लोग कर नहीं सकते। और इमरान खान का जो तरीका सियासत है वो इनसे डिफरेंट है, इनको समझ नहीं आ रही। वो अवाम में चला गया, अब ये बातें कर रहे हैं कि जी हम कोर्ट में जाएंगे और जलसा नहीं करने देंगे। पहले ये कहते थे कि इमरान खान अवाम में जा नहीं सकता, वो गैर मकबूल है, हुकूमत गैर मकबूल है। तो प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीजें जो भी मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे लोग इसके अंदर एक्सपोज हुए हैं, बहुत सारी ताकतें इसके अंदर एक्सपोज हुई हैं। जो लोग वो करना चाहते थे वो उनको मिला नहीं, और यही वजह है कि अब आपको फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है मुख्तलिफ लोगों के लहजों के अंदर। ऑब्वियसली आप जब इस तरह की कोई तहरीक चलती है उसके अंदर हुकूमत के ऊपर भी प्रेशर होता है, लेकिन आज की तारीख में मेरा ये कंसिस्टेंट मौकिफ है। मैं आप पिछले मेरा जिधर भी मैं जाता हूं देख लें, मैं आपको कह रहा हूं कि ऑपोजिशन के नंबर पूरे नहीं हुए, और ऑपोजिशन के अभी भी पूरे एतमाद नहीं है कि वो ये तरीके अदम एतमाद कामयाब होगी। और ये जो इजलास आगे ले जाने की बात की गई, वो भी किसी के मशवरे से हुकूमत ने किया, इसलिए कि उनको पता है कि जो ही ये तरीके अदम एतमाद अगर ये हारती है ऑपोजिशन, तो वही सिलेक्टर, वही सिलेक्टेड, वही बयानिया वापस आ जाएगा, रियासती इदारों के ऊपर इल्जामात लगने शुरू हो जाएंगे। ये आप लिख के रख लें। अगर ऑपोजिशन हारती है तो वो कभी नहीं कहेंगे कि इमरान खान ने जो मुलाकातें की, मुख्तलिफ जगहों पे गए, उसकी वजह से वो जीते। वो दोबारा इदारों के ऊपर निशाना लगाएंगे, उनको टारगेट करेंगे, और इसी वजह से। लेकिन अदर साहब, अब तो वो अंपायर के न्यूट्रल होने की, इदारों के न्यूट्रल होने की बातें खुद कह चुके हैं, तो फिर अपने अल्फाज से उनको कौन फिरने देगा? क्या हम यहाँ पर नहीं वही पुराने क्लिप्स उनके चलाएंगे और उन पर तनकीद करेंगे शदीद तरीके से?
जी, कितने क्लिप आपने उनके चलाए, पेट काट देंगे, ये कर देंगे, मुतसब जमात है, अंदरूने सिंध की जमात है, गद्दार हैं, जरदारी का 60 मिलियन पैसा कहाँ से आया, मौलवी नवाज शरीफ क्या कर रहा है, जियाउल हक किसका असल बाप है। ये सारे क्लिप्स आप भी चलाते रहते हैं अपने चैनल पे। तो मैंने मैंने मतलब मैंने सर एग्जैक्टली यही सवाल अगर कहेंगे ऑन रिकॉर्ड है, मैं भेज दूंगा आपको। 2 दिन पहले पीएमएलएन के एमएनए से यहाँ स्टूडियो में बैठ के किया, अली एग्जैक्टली परवेज मलिक इसीलिए साहब तो ये सवाल किया इसलिए ऑन रिकॉर्ड है, मैं आपको भेज दूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं आपकी तायद कर रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि तो आप उनको पहले भी दिखाते रहते हैं, तो कितनी शर्म आई या कितनी उनको महसूस हुआ कि ये चीज हम मुस्तकबिल में नहीं करेंगे। तो हमारी सियासत ऐसी है, इस सियासत में जो सब कुछ चलता है, ये जो है ये दोबारा लगाएंगे सिलेक्टर के ऊपर इल्जाम, दोबारा दूसरी जगहों पे इल्जाम लगाएंगे अगर इनको नाकामी होती है। और आज की तारीख में अभी तक हुकूमत जो है उसकी पोजीशन मुझे मुस्तहकम लगती है। मुस्तहकम क्यों लगती है? जिसकी तरफ ब्रिगेडियर साहब ने भी जिक्र किया, उनके पास ऑफर करने के लिए ज्यादा है। ये कोई असूलों की जंग तो है नहीं है। अगर ये किसी तहरीक किसी असूलों के लिए चल रही होती, ये मफादात की है, इस बात से तो इत्तेफाक किया जा सकता है 100% मफादात काज़मी की साहब। जंग मैं एक है। ब्रेक की जानिब बढ़ना है, मुझे ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। ब्रिगेड साहब, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा जो ख़ास तौर पर मूव है हुकूमत की जानिब से कि 27 तारीख को हम जलसा करेंगे, 28 को वोटिंग है और 28 को जो जो आएगा वो उस 10 लाख के मजमे से गुजर के वोट डालने जाएगा और उसमें से गुजर के वापस आएगा। हाउ डू यू सी दिस अप्रोच सर? ये मेरे ख्याल में अगर इसको अमली जामा पहनाया जाए और इसको इस तरह के 10 लाख लोग, तो मुश्किल है कि 10 लाख लोग आए, 1 लाख भी लेके आए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन 1 लाख लोग भी अगर आप डी चौक पे आप ले आए तो ऑपोजिशन के पास भी ये मौजूद है, ये कैपेबिलिटी मौजूद है, खासकर मौलाना फजल रहमान साहब के पास। उनके तो सिर्फ इस्लामाबाद और सराउंडिंग एरिया में कोई 200-250 मदरसा है देवबंदीज का, तो वो भी अपने लोग लेके आ सकते हैं। और एक तसादुम अगर हो जाए तो मैंने इसका पहले जिक्र किया है आपको कि किस तरह जो है वो खतरनाक सूरत हाल एक पैदा हो सकती है। पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को और पाकिस्तान के दिफा को बहुत बड़ा शदीद खतरा जो है वो लाहक हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इस किस्म के इनको अपोजिशन को या हुकूमत को इस तरह की जो इक़दामात हैं वो लेने की इजाज़त लेकिन देगा। ब्रिगेड साहब एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अभी तक तो इट इज़ अनाउंस्ड ना, अब तो तारीख आज तब्दील की, 23 के बजाय 25 को मौलाना साहब ने कहा कि कारकुनान इस्लामाबाद में दाखिल हों। हुकूमत अनाउंस कर चुकी है तो कोई अनाउंसमेंट तो वापस नहीं ली, सो दैट मीन्स कि इट्स गोइंग टू हैपन। अगर ये हुआ तो मैंने तो आपको बता दिया कि जो खतरात इसके हैं, पाकिस्तान में एक खाना जंगी की सूरत हाल जो है वो आ जाएगी सामने। और इसमें जो हुकूमत का बहुत बड़ा हाथ है, हुकूमत इस किस्म के हरबे नहीं करती है कि वो बंदे लेके आती है। अगर आपको एतमाद है, अपने बंदों के ऊपर एतमाद है और अपने इत्तेहादियों पे एतमाद है, तो आपको 10 लाख बंदे लाने की क्या जरूरत है? ये तो अपोजिशन के ऊपर जो है वो लाजिम है कि वो अपने 172 बंदे जो है वो असेंबली में आके वो पूरे करें। और इनके पास जो बाकी इलेक्शन को मुतनाज़ बना सकते हैं, उसमें जो लोगों को वोट इजाज़त की ना दे, अगर पीटीआई को जो असेंबली के स्पीकर हैं अगर वो इजाज़त ना दें तो फिर इत्तेहादियों के ऊपर बात आ जाती है। इत्तेहादियों को ये पता है और वो वाले इत्तेहादी कम से कम 2 तो उनमें ऐसे हैं कि जिनको इमरान खान साहब ने बहुत गालियां दी और बहुत बुरा भला कहा इनको पिछले अदवार में, वो अपना बदला उतार रहे हैं। और वो इनको अभी वो सबक सिखा रहे हैं कि जी जो आपने जुबान इस्तेमाल की थी वो उसका ये अभी हम जवाब दे रहे हैं कि किस तरह बार बार चल के वजीर आजम साहब को उनके पास जाना पड़ता है। अभी भी उन्होंने ये शर्त रखी है, अगर आपने उस दिन इंटरव्यू में देखा कि वो वजीर आजम पर डिपेंड करता कि वो आए और मसले को हल करें। तो ये मतलब है कि वो अपना वो सैडिस्टिक प्लेजर ले रहे हैं कि जो इनके बुरा भला कहा था वो जो है वो उसका एक एक करके वो बदला उतार रहे हैं। देयर हैविंग द लास्ट लाफ। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि आखिर में ये इत्तेहादी जो हैं ये उनसे कुछ ले दे के और हुकूमत का साथ देंगे। मुझे तो इस वक्त ये महसूस हो रहा है, सूरत हाल बड़ी तेजी से तब्दील होती है तो मैं इसके ऊपर खत्मी तो कोई राय नहीं दे सकता, लेकिन अल्टीमेटली मेरे ख्याल में जो ये इत्तेहादी हैं इन्हीं के ऊपर अभी डिपेंड करता है कि वो कामयाब होती है या नहीं होती है।
ये मेरे ख्याल में हुकूमत का साथ देंगे, क्योंकि इनके वहां पर मफादात ज्यादा हैं बनिस्बत के एक अनसर्टन सिचुएशन और अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन में चले जाएं। अगर हुकूमत नाकाम हो जाती है नो कॉन्फिडेंस में, तो उसके बाद क्या होगा? कोई कुछ कह नहीं सकता है, जितने मर्जी ये वादे करें। आपने पॉलिटिशियंस को देखा है, ये एक दफा बात करते हैं, अगले मुकर जाते हैं उसके ऊपर कि उन्होंने क्या किया है। आप अभी बात कर रहे थे कि जी ये जो है इनके जो वो हैं, अभी बात हो रही थी कि ये वादे करके और मुकर जाते हैं, तो हुकूमत क्या करती है? इमरान खान साहब कितनी बातों पे मुकरे हैं। वो तो यू टर्न को जो है अपना एक वो समझते हैं कि ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है मेरे में कि मैं यू टर्न ले सकता हूं। तो यू टर्न तो सारे ले रहे हैं, इसीलिए उनके इत्तेहादी भी ले रहे हैं। आज उन्होंने भी कल एक बयान दिया है, सारों ने यू टर्न लिए हैं, सारों ने यू टर्न लिए, सारे एक राइटली ही सेड। हमाम में। पॉइंट आ गया। मैं इमरान याकूब साहब को वेलकम करूंगा। शुक्रिया इमरान साहब ज्वाइन करने के लिए। इमरान भाई, बात जो कर रहे हैं हम, वो ये जो इस वक्त का सियासी मंजरनामा है, किसका पलड़ा भारी आप देख रहे हैं? नंबर गेम तब्दील होती है, कभी लगता है ऑपोजिशन स्ट्रांग है, हुकूमत का पूरा दावा है कि वो स्ट्रांग है। असल में कौन स्ट्रांग नजर आ रहा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह के मामलात में जो है ना वो हकीकी जंग से ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि असाब की जंग होती है। ये असाबी जंग होती है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों, अगर ये कि दोनों में से कोई भी इस बात का एतराफ़ कर ले कि नहीं हमारी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, हमसे ज़्यादा पोजीशन अच्छी दूसरे की है, तो फिर तो उनके लोग खुद उनको छोड़ के चले जाएंगे। लिहाजा दोनों तरफ से आखिरी वक्त तक यही कहा जाता रहेगा कि हमारी पोजीशन बेहतर है। और यही नहीं, आप ये बात भी लिख के रख लें, जो पार्टी भी जीतेगी वो खुशियाँ मनाएगी और कहेगी कि हक और सच की फतह हो गई है, और जो लोग हारेंगे वो कहेंगे जी हॉर्स ट्रेडिंग के ज़रिए हमें हरवा दिया गया है। अपोजिशन अगर जीतेगी तो हुकूमती पार्टी जो कि खुद हुकूमत में है वो भी यही वावेला करेंगे कि हाय हम मर गए, हमारे लोगों को पैसे दे दिए, ये करप्ट लोग हैं, इन्होंने लूटी हुई दौलत जो है ना उसके बोरियों के मुंह खोल दिए और हमारे लोगों को ले गए। लेकिन मैं अभी हमारे दोस्त जो कह रहे थे कि उनके ख्याल में इत्तेहादी जो हैं वो हुकूमत के साथ जाएंगे क्योंकि अब उनके पास ज़्यादा उन्हें वहीं से मिलने का चांस है। मैं बड़ी माजरत के साथ इख्तिलाफ करूँगा। मुझे लगता है कि इत्तेहादी शायद अब अपोजिशन के साथ जाएंगे। उसकी बुनियादी वजह ये है, मेरे नज़दीक, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे नज़दीक उसकी बुनियादी वजह ये है कि उन्होंने हुक्मरानों के साथ रह के जो झूले झूलने थे वो झूल बैठे हैं। उन्हें अब नज़र आ गया है कि अगले इलेक्शन में अगर हमने दोबारा अगले टेन्योर में ये मौजें दोबारा लूटनी है, हमें ये कुछ चाहिए, तो फिर हमें हुकूमत को छोड़ के अभी से अपोजिशन के साथ चला जाना चाहिए ताकि हम अगले इंतखाबात में भी जीत के आएँ। तो अगली अगर हुकूमत जो है अपोजिशन बनाए तो हमें उसमें भी हिस्सा बकदर जुस्सा मिल जाए। तो ये इस तरह की सिचुएशन है। बस मैं ये समझता हूँ कि हमें सबको ये दुआ ज़रूर करनी चाहिए कि अल्लाह इस मुल्क के लिए जो बेहतर है वो हो, और हमारे सियासतदानों को अल्लाह ये सोच और दे कि वो अपना फ़ायदा, पर्सनल फ़ायदा सोचने की बजाय इस मुल्क का फ़ायदा सोचें। और जो अभी यू टर्न की बात हो रही थी कि ये सब यू टर्न, वज़ीर आज़म साहब तो खैर इसको बड़ा अच्छा करार देते हैं, वो तो कहते हैं दानिशमंदी ये यू टर्न करना। और दूसरे सियासतदान भी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने तो आज ही बड़ा ताज़ा तरीन यू टर्न लिया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सियासतदानों के लिए आम सी बात है, इन पर इतना ज़्यादा फिक्रमंद होने की बात नहीं है। ठीक, ये आम सी बात है, फिक्रमंद होने की बात नहीं है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। अतर काज़मी साहब, एक चीज़ जो आपसे जानना चाहूँगा, वज़ीर आज़म साहब जो इत्तेहादियों के पास गए, अब जब तरीक़े अदम एतमाद की बात चली, अपोजिशन का इत्तेहाद जम गया, अभी हाल ही में वो पार्लियामेंट लॉजेस भी गए। प्राइम मिनिस्टर हाउस ने तलब किया, ना बुलाया, ना मुलाकात की, पार्लियामेंट लॉजेस गए वो खुद। ये तमाम तर चीज़ें अगर ये तर्ज़ सियासत नहीं था या परवाह नहीं थी तो फिर शायद खान साहब को ये आज भी नहीं कर रहे होना चाहिए था, और अगर आज कर रहे हैं तो क्या समझते हैं कि ये
रवैया और उनका जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स देयर इत्तेहादी वो पहले से ही इसी तरह का रहना चाहिए था, तो शायद ये इत्तेहाद कमज़ोर ही ना पड़ता कब। देखिए, बड़ा वैलिड पॉइंट है। अगर आप किसी के साथ इत्तेहाद करें तो फिर उसको साथ लेके चलना पड़ता है, कुछ चीज़ों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर पहले से आपके हालात बेहतर होते तो हो सकता है कि ऐसी सूरत हाल पैदा ना होती। लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा कि ये इत्तेहादी इन्होंने क्या क्या कस्में खाई थी कि कितनी दफा मुशर्रफ को हम वर्दी के अंदर इलेक्ट करवाएंगे। तो ये कोई प्रिंसिपल लोग तो है नहीं है आपके इत्तेहादी, कोई ऐसे प्रिंसिपल तो है नहीं है कि जो आप उनको प्रिंसिपली अच्छे तरीके से साथ लेके चलेंगे तो आखिरी मौके के ऊपर वो आपको छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे वही बात है कि मफादात की बात होती है, और ये लोग जो हैं, जो अभी मेन मसला है, मेन प्रॉब्लम ये है कि जो बार बार पैगाम भिजवाया जा रहा है कि हमें वाजे किया जाए कि हम जाएं किस जगह पे। ये सबसे बड़ा मसला है उन लोगों के लिए जिनके हवाले से हमारा मीडिया ये तासुर कायम करता रहा कि ये बड़े जीरक हैं, बड़े कदावर लोग हैं। उनको ये नहीं समझ आ रही कि हम अब करें क्या, अगले सेटअप के अंदर हमें कोई गारंटी दी जाए अगला क्या होगा। तो जो लोग इतने इस काबिल भी नहीं है कि वो एक इस मौके के ऊपर एक फैसला कर सकें, रोज मुशावरत होती है, मतलब पार्टी आपकी इतनी है कि एक प्राडो के अंदर पूरी पार्टी आपकी आ जाए, तो आपकी मुशावरत अभी तक खत्म नहीं हुई। जैसे ये चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी है 10 लाख मेंबर्स वाली। तो मसला ये है कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि हमने करना अत्तर भाई क्यों गुस्सा है काफ लीग पे? इस वक्त तो वो सबसे आम है। नहीं, मेरा तो कोई गुस्सा नहीं है। मुझे तो अपनी अवाम पे और अपने आप के ऊपर गुस्सा है कि हम किस मुल्क में हम लोगों ने अपनी आंखें खोली और किस मुल्क में हमारे साथ क्या क्या मजाक होता रहा, किन लोगों को कदावर बना के और किन लोगों को हमारा मसीहा बना के नहीं, लेकिन अत्तर साहब ये नहीं क्या एक अजीब इस हसीन इत्तेफाक के 6 सीटों की पार्टी भी इतनी अहम है कि सबकी नज़रें उस पर हैं, तो कुछ सीखा जाए कि क्या गुर है उनके पास कि वो इतनी कम तादाद में भी हमेशा इतने आम हो जाते हैं। ये भी तो एक ब्राइटर साइड है टू द स्टोरी। जी, उनका गुर जो है वही गीदड़ सिंगी है जिसकी डबिया अभी खुल नहीं रही, जो उनको पैगाम नहीं आ रहा। तो उनकी सारी अहमियत जो है वो कल इंटरव्यू के अंदर निकल गई। एक बच्चे की तरह वो इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि नेपी की बात करना शुरू हो गए। और ये पर मसला ये है कि खुद वो इस फैसला करने के काबिल नहीं है कि मैंने जाना कहाँ पे है। भाई, आप इमरान खान से इतने नाराज हैं, कल आपने डायरेक्ट फौज के ऊपर भी हमले किए ताकि हमें पैगाम दो, हमें बताओ। ये उन्होंने फ्रस्ट्रेशन कल इमरान खान पे नहीं निकाली काफ लीग ने, वो फौज के ऊपर निकाली, और वो उनको बार बार पैगाम भिजवा रहे हैं। ये मैं आपको इतला दे रहा हूँ, न्यूज मुसद्दका न्यूज के वो बार बार पैगाम भेज रहे हैं कि यार हमें बताएं हमने किस तरफ जाना है। तो ये मसला उनके लिए बना हुआ है। ये तो बात आपकी बजा है कि ये मसला बना हुआ है, और ये तभी ज़ाहिर ऐलान नहीं हो रहा, नहीं तो 24, 48, 72 घंटे कितने घंटे ऐलान हो जाना चाहिए था। देयर शुड बी क्लैरिटी ऑफ माइंड। एक चीज़ मैं इमरान भाई आपकी तरफ आऊँगा, मैंने आपका इशारा देखा था, मैं ब्रिगेड साहब से एक चीज़ जान लूँ प्रिसाइजली। ब्रिगेड साहब, बैनुल-अक़वामी मीडिया इस वक्त जो रिपोर्ट कर रहा है या जो बात कर रहा है वो ये कर रहा है कि खान साहब चूँकि ये रशियन ब्लॉक की तरफ गए हैं, लिहाजा अमरीका नाराज़ हुआ है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अमरीका को नाराज़ नहीं कर सकती है, एंड दिस इज़ द प्राइस इमरान खान इज़ गोइंग टू पे। डू यू एग्री विद इट? नहीं, मेरे ख्याल में जो यहाँ पर बहुत अफसोस की बात है कि यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट है, खासकर हमारे जो एलीट क्लासेस हैं उनमें। बाकी आम आदमी तो बेचारा रोटी कमाने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, तो वो क्या वो करेगा। लेकिन जो एलीट क्लास आपकी है, जो ओलिगार्की है आपकी, वो उनमें शदीद अमेरिका मुखालिफ तासुरात हैं उनके। आपने जब भी देखा कि जब भी कोई इस किस्म की मुसीबत में जाता था वो जाके तो वेस्ट बैशिंग शुरू कर देते हैं, या यूरोप को गालियां दे रहे हो या आप अमेरिका को गालियां दे रहे हो। आपकी 60% एक्सपोर्ट जो है वो यूरोप और अमेरिका की तरफ जाती है। हमें कुछ ना कुछ तो ख्याल करना चाहिए कि ये हम क्या कर रहे हैं, या आगे हम इन लोगों के साथ कैसे बातचीत करेंगे। तो मेरे ख्याल में उनको कोई परवाह नहीं है कि यहाँ पर बुजदार हुकूमत करने, क्या कहते हैं पंजाब में, वो बाइडन को क्या प्रॉब्लम है कि वो यहाँ पर कौन हुकूमत कर रहा है। बाइडन का IMF है जो आपको डिक्टेट करता है कि क्या, तो उससे पहले तो ये IMF की सारी बातें मान गए, ऐसे ऐसी बातें माने कि जो तारीख में किसी हुकूमत ने नहीं मानी है। स्टेट बैंक तो आपने उनके हवाले कर दिया है, तो इसके बाद और क्या। लेकिन वो जलसे में आके तो अमेरिका के खिलाफ, मैं अमेरिका का दुश्मन हूं, तो मैं ये अमेरिका के दोस्त हैं, ये इस किस्म की बातें करके ये पाकिस्तान के लिए मजीद मुश्किलात पैदा करते हैं। हमें बचपन में बताया गया था कि ये जुबान जो है ना, इसको कंट्रोल करना चाहिए, इससे कि बंदे की इज्जत होती है और इससे बंदे की बेइज्जती होती है, और इससे दोस्त भी बनते हैं, इससे दुश्मन भी बनते हैं। तो आप जो मर्जी फॉरेन पॉलिसी इख्तियार करें, आप करें इख्तियार, आपको समझते हैं। मेरे ख्याल में जो एब्सटेनेंस थी इसमें यूएन उसमें जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन में, अगर पाकिस्तान ने एब्सटेन किया तो मेरे ख्याल बहुत अच्छा किया है, यह पाकिस्तान के मफाद में था। आपने कभी देखा कि हिंदुस्तान के वजीर आजम ने उसके बाद बातचीत की? एब्सटेन उसने भी किया है,
लेकिन उन्होंने कोई बातचीत की है? कोई बातचीत नहीं की है। एब्सटेन यूएई ने भी किया है, क्या यूएई ने कोई बातचीत की है? हमारा इधर जो है, हमने एक जज्बाती लोग हैं, इग्नोरेंस है वो, उसके हम अमेरिका के खिलाफ शुरू हो जाओ यहाँ पर एंड इन्वोक देयर पेट्रियोटिज्म। जी इमरान भाई, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, कुछ कहना चाह रहे थे आप उस वक्त, मैंने आपका इशारा देखा पहले, वो कह रही। मैं अतर काजमी साहब की बात पे कह रहा था कि वो इतने परेशान ना हो। ये मुल्क, अल्लाह का सबसे पहले तो बात है कि फ्रस्ट्रेशन की बड़ी खुशी की बात है और बड़ी इज्जत और फ़ख्र की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें इस मुल्क में पैदा किया। अगर हम इस मुल्क में ना होते तो शायद इतनी बाइज्जत ज़िंदगी ना गुजार रहे होते। आप देखें दूसरे मुल्कों में, आज भी अमेरिका, यूरोप में बसने वाले भी पाकिस्तानी जो वहाँ पे अरबपति भी है, वो भी अमलन वहाँ पे तीसरे दर्जे की शहरी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और फिर इंडिया आपके साथ है, उसमें देखें मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है। वो नहीं, वो मैं इमरान भाई, ये इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अतर भाई आप बरतानिया में हैं इस वक्त, बरतानिया से हमारे साथ में इस वक्त? जी 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 जी। तो अतर साहब माशाल्लाह, अतर साहब जो है ना वो ऐसे लोगों में शामिल हैं जो बहुत ही अच्छी बात करते हैं, पढ़ी लिखी बात करते हैं और बड़ी नपी तुली गुफ्तगू करते हैं। इसलिए मैं ज़ाती तौर पे इन्हें पसंद करता हूँ और ख़ास तौर पे जब से ये रिपोर्ट कार्ड में बैठना शुरू हुए, मैं बड़ा रेगुलर इनका देखता भी हूँ। दूसरी बात ये है कि एंटी अमेरिका की जो ब्रिगेडियर साहब ने बात की कि एलीट क्लास में बड़ी हेट है, तो मैं बड़ी माजरत के साथ, एलीट क्लास ही तो हर बंदा एलीट क्लास का जो उसके बच्चे अमेरिका में जाके पढ़ते हैं, एलीट क्लास वालों ने तो अमेरिका की नेशनैलिटियाँ ली हुई हैं। यही प्रॉब्लम है, हिपोक्रेसी। एलीट क्लास, हाँ जी, एलीट क्लास जो है ना वो यूरोप अमेरिकन अमेरिका में है, उनके छुट्टियां बच्चे उधर गुजारती पढ़ते हैं, जाती। छुट्टियां वहां पर गुजारते हैं, लेकिन गालियां देते हैं। हाँ ये जैसे अफगान जी, होते हैं ना, ऐसे ही अफगान अब पाकिस्तान को गालियां देते हैं, जी, जी। लेकिन पाकिस्तान आना चाहते हैं। ये अफगान के साथ भी यही प्रॉब्लम है। बिल्कुल। ब्रिगेडियर साहब, गुजारिश ये है कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि अवाम क्या कर रहे हैं या दूसरे क्या कर रहे हैं। प्रॉब्लम असल ये है इस वक्त कि जो हुक्मरान हैं वो क्या कर रहे हैं। देखिए, हुक्मरानों का तर्ज अमल जो है वो पूरी कौम की अक्कासी करता है। हम IMF को तो बहुत बुरा भला कहते हैं कि उनके बड़े अमेरिका के कहने पे हम पे शर्त इतनी शराइत लगा दी कि वो, लेकिन क्या हमारी कनपट्टी पे किसी ने पिस्तौल रख के तो नहीं ये कहा था कि आप शराइत माने? आप IMF के पास जाते ही ना, आप तो कहते थे मैं खुदकुशी कर दूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। तो फिर आप क्यों गए? आपको नहीं जाना चाहिए था। इसी तरह फैटफ आप देखें, हमने 27 में से 26 चीज़ें उनकी पूरी कर दी, लेकिन अगर आप अमेरिका बहादुर के खिलाफ जाएंगे तो अब हम सब भुगते हैं। वो कहते हैं नहीं जी, आपको अभी ग्रे में ही रखेंगे। तो आपने ये चीज़ें जितनी हैं उनको भी देखना है। एकदम से आप पूरा इस तरह का चेंज लेने नहीं आपको कोई भी देगा। और ख़ास तौर पे आपकी फॉरेन पॉलिसी जो है, देखें पूरी दुनिया में अमेरिका का आप मामला अगर देखें, बड़ी माजरत के साथ, अमेरिका तो वो माइट इज़ राइट वाली थ्योरी पे चलता है। वो तो कहता है मैं थानेदार हूँ, ऐसी तैसी जो दूसरा करे। या तो आप माशी तौर पे अपने आप को इतने मजबूत कर लें तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपने उनसे मांगना भी है, आपको सऊदी अरब ने जो एग्रीमेंट किया उसने किया, अगर आप IMF से छूटते हैं तो हमारे पैसे भी वापस दें। ये सारी चीज़ें आप मद्देनजर रख के फिर गालियाँ नहीं दे सकते। राइटली सेड इमरान भाई, आपका पॉइंट आ गया सर, पॉइंट आ गया इमरान भाई। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।